नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे मेहमान सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने KIIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और KISS यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित किए हैं। प्लीज वेलकम प्रोफेसर सामंता। डॉक्टर अच्युता सामंता, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। ये बताइए डॉक्टर सामंता, क्योंकि आप उड़ीसा के गरीब परिवार में पले बड़े, गरीबी को आपने बहुत करीब से देखा, तो क्या यही कारण था कि आपने शिक्षा को अपनाया? हाँ, आप जो पूछे तो सच बात है। प्रैक्टिकली जब गरीबी को मैं बहुत पास से देखा, नज़दीक से देखा, और बचपन से गरीबी में पढ़ाई किया, गरीबी में बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। बिकॉज उड़ीसा का एक गांव में हम लोग जन्म लिए थे। 7 भाई बहन थे, विधवा माँ था। तो मेरा पिताजी का देहांत हो गया था जब मुझे 4 साल उम्र हुआ था। तो इसलिए पिताजी 8 मेंबर परिवार के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए थे। तो इसलिए बहुत गरीबी में हम लोग वो गांव में पढ़ाई किए, बड़ा हुए, सब कुछ किए, बहुत कष्ट किए। तो जब इतना गरीबी में भी ठहर के पढ़ाई को हम लोग कोई भी भाई बहन नहीं छोड़े थे। सपोज इतना गरीबी थे, आप चिंता करिए 45 साल पहले एक गांव का अवस्था, सिचुएशन क्या होगा। तो 45 साल पहले उड़ीसा का गांव का सिचुएशन क्या होगा। वहां पर जब इतना गरीबी में हम लोग 7 भाई बहन, विधवा माँ अपना जीवन धारण कर रहे थे, तब भी हम लोग का 7 भाई बहन, मैं अकेला नहीं, कोई भी पढ़ाई को नहीं छोड़े थे। तो किस तरह के कष्ट आपने सहे? क्या कभी कभी बिना खाना खाए भी सोने जाना पड़ा? क्या कभी शिक्षा परस्यू करने के लिए फीस तक के पैसे नहीं थे? देखिए, आप जितना बोल रहे हैं उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा समझ लीजिए। बिकॉज मैं जब बैकग्राउंड स्टोरी बोला, जब ऐसे सिचुएशन था, तो उससे आप पकड़ लीजिए 100 गुना ज्यादा। उतना गरीबी में भी हम लोग बढ़े। तो ऐसे में तो डॉक्टर सामंता, कोई भी आम मानव होगा, कई बार उसका मनोबल कम हो जाता है। तो मनोबल कैसे आपने बनाए रखा? मेरा ख्याल से जिस बंदा का, जिस बच्चा का, जिस आदमी का जीवन में फिर समाज के लिए कुछ करने के लिए है, भगवान ने उसके लिए रखे प्लान प्रोग्राम करके, तो उसका मनोबल जितना भी जो है, समस्या, गरीब समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, उसका मनोबल दृढ़ रहेगा। तो इतनी छोटी उम्र में भी आपका पूरा आत्मविश्वास था और आपको था शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। वो बचपन से हम लोग का था मन में, शिक्षा ही सब कुछ है। महत्वपूर्ण साधन तो है, लेकिन शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा नहीं होगा तो बड़ा होके कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये बचपन से हम लोग का मन में था। इसलिए हम लोग जितना भी कष्ट हुआ है, खाने के लिए नहीं मिला है, संघर्षपूर्ण जीवन है, बहुत माने लांछना गंजना जो बोलते हैं, ह्यूमिलेशन वगैरह सबसे मिला है, तब भी हम लोग कभी पढ़ाई को नहीं छोड़े हैं, शिक्षा को ही अपनाए हैं। और उसी के वजह से आप आज मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं। शिक्षा नहीं होता तो आप इंटरव्यू करते ही नहीं। तो ये बताइए, कटक के एक स्कूल से जब आपने 12वीं तक शिक्षा की और उसके बाद फिर आपने उत्कल यूनिवर्सिटी से BSc और MSc दोनों केमिस्ट्री में की, तो क्या आपको केमिस्ट्री के प्रति ज्यादा रुझान था? तो उस टाइम तो इतना गरीबी थे, उसमें ऐसे केमिस्ट्री में रुझान बोल के कुछ नहीं था, जो अच्छा से पढ़ाई करो। तो जब हम लोग 12वीं क्लास 12th क्लास पास की, तो हम लोग जो कॉलेज में दाखिल हुए, वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई किए थे, तो केमिस्ट्री ऑनर्स मिला। तो केमिस्ट्री ऑनर्स लेके जब BSc पास की, तो नेचुरली केमिस्ट्री में ही PG करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में फिर मास्टर्स प्रोग्राम, स्नातकोत्तर प्रोग्राम केमिस्ट्री में ही किया। तो उसके बाद जब आपने MSc कर ली, फिर आपने जब नौकरी लेने की बात आई, आपने लेक्चरशिप की? हाँ, उसके बाद इमीडिएटली लेक्चरशिप एक कॉलेज में मिल गया था, तो लेक्चरशिप ज्वाइन कर लिया था। इसलिए ना, हम लोग तो बहुत गरीब थे, तो नौकरी इमीडिएटली जरूरत है। तो मैं नौकरी करूंगा तो फिर मेरा जो भाई बहन, जो परिवार है,
उसके लिए कुछ कर पाऊंगा। तो ये सपना फिर डॉक्टर सामंता कहाँ आया आपको कि मैंने एक शैक्षिक संस्थान बनाना है और उसमें हजारों स्टूडेंट्स आके पढ़ें और खासतौर पे ना केवल टेक्निकल एक यूनिवर्सिटी बनाएं बल्कि एक और संस्थान हो जहां पर आप आदिवासी बच्चों को शिक्षित कर सकें? देखिए, जब मैं गरीबी में पल पल होके बड़ा हुआ हूँ, गरीबी क्या मैं नज़दीक से देखा हूँ, गरीबी एंड निरक्षरता, इलिटरेसी कैसे एक बच्चा का, एक आदमी का जीवन को नष्ट कर देता है, वो मुझे अनुभव है, अनुभवी में हूँ। तो ये मेरा बचपन से था कि कभी सुजोग हुआ तो मैं जरूर कुछ करूँगा समाज का, गरीब बच्चे के लिए ओनली। लेकिन हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जो 2 संस्था हम लोग शुरू किए 92-93 में, अब ठीक बोले, एक संस्था का नाम है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी किट। वो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हो के अभी उभा हुआ है, जहाँ पर 27,000 से ज़्यादा बच्चे सारा वर्ल्ड से आके पढ़ते हैं, इंडिया से आके पढ़ते हैं। और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो कीस है, उसको भी साथ साथ में शुरू किया था। दोनों संस्था को 5,000 रुपया में 2 किराए मकान में शुरू किया था भुवनेश्वर में। तो ये मेरा मन में था कि कीट का जब ग्रोथ होगा तो किस का ग्रोथ मैं करूँगा, इसलिए किस तो गरीब आदिवासी बच्चे के लिए है और मुफ्त है, फ्री, कंप्लीटली फ्री। और KISS जो है उसमें आप KG से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोर्सेज चलाते हैं? किस में पूरा स्टैंडर्ड 1 से लेके मास्टर्स प्रोग्राम, KG to लेके PG हम लोग बोलते हैं, वहाँ चलाते हैं। इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव है इन द प्रेजेंट एज और इन द फ्यूचर ऑल्सो, हाफ एजुकेशन इज मोर हार्मफुल देन नो एजुकेशन। जो बच्चा पढ़ाई आधा में छोड़ दिया, 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड, 10th में ड्रॉप आउट हो रहा है, वो बच्चे समाज के लिए फ्यूचर में बहुत थोड़ा नुकसान्स होगा, इधर उधर होगा। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि अगर हम KISS की बात करें, जो आपने बताया 25,000 से ज्यादा आदिवासी स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट नहीं है वहां पर आपके यहाँ? ड्रॉप आउट इज ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज इट इज ए फुल्ली फ्री, फुल्ली रेसिडेंशियल। और उसके लिए हम लोग इतना सब कुछ केयर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, जिसके वजह से एक गरीब आदिवासी बच्चे उड़ीसा का सब प्रांत से आते हैं और 10 राज्य से भी आदिवासी बच्चे आते हैं। लेकिन एनरोलमेंट करते कैसे हैं आप डॉक्टर सामंता? जब आप जाते हैं उन आदिवासी इलाकों में या फॉरेस्ट में या उन ट्राइबल जिलों में, तो रेजिस्टेंस नहीं होता? पहले बहुत कष्ट था उसको नाम दाखिल करने के लिए किस में, इसलिए आप लोगों को पता है आदिवासी अपना अपना ड्रीम में रहते हैं, वो प्रकृति का साथ जीने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अपना अपना पूरा दुनिया में रहते हैं। वो लोग का शिक्षा क्या महात्म्य क्या है उतना वो समझ नहीं पाते थे पहले, ये तो 25 साल पहले। तो पहला 10 साल हम लोग के लिए बहुत कष्ट था, वो आदिवासी बच्चे को उसका पिता माता को, गार्डियन को समझा के, कन्विंस करके भुवनेश्वर किस में लाने के लिए। तो इस समय अगर मान लीजिए अभी जी किस हैज बिकम वेरी पॉपुलर, 50,000 एप्लीकेशन आता है आदिवासी बच्चे का किस में दाखिल के लिए, 2,000 सीट के लिए। ये सारे ट्राइबल चिल्ड्रन हैं? ओनली ट्राइबल्स। तो इसलिए पहले 10 साल बहुत कष्ट था, डिफिकल्टी था, लेकिन अभी आदिवासी लोग सब चालाक हो गए हैं। वो लोग का सबको पता है कि शिक्षा का बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए 50,000 एप्लीकेशन आता है 2,000 बच्चे का एडमिशन के लिए किस में। लेकिन आपको लगता है अभी भी चाहे उड़ीसा राज्य हो या अन्य राज्य जहां पर आदिवासी जनसंख्या है, अभी भी मांग बहुत है? और इस समय यदि कोई कार्यक्रम देख रहा हो तो आप सरल शब्दों में कैसे बताएंगे शिक्षा का महत्व आखिर है क्या? अब देखिए, मैं एक लाइन में बोलूंगा, शिक्षा का महत्व सब कुछ है। देखिए, मैंने एक आदमी जब शिक्षा नहीं पाएगा, वो आदमी जो भी हो वो समाज के लिए बर्डन रहेगा, लायबिलिटीज रहेगा, और सब कुछ उसका कुछ मैंने उन्नति व कुछ भी डेवलपमेंट सोचना बेकार है। तो लेकिन जिस बंदा ने शिक्षा मिल गया, समझ आप मुझे एक एग्जांपल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। मैं गरीबी में पल पल बड़ा था, मफसल गांव में जन्म लिया था, मुझसे ज्यादा गरीब बच्चा मैं आजकल दुनिया में देख नहीं पाता हूँ। मैं जब शिक्षा प्राप्त नहीं होता उस टाइम, कष्ट करके जो भी करके, आज मैं कहाँ पहुंचता।
मैं शिक्षा प्राप्त किया हूँ बोल के आज जिस बंदा को मैंने मुझे बचपन में गरीबी में इतना था, 2 पट रोटी खाने के लिए नहीं मिल रहा था, आज मैं शिक्षा प्राप्त किया हूँ बोल के मेरा माध्यम से करोड़ों आदमी को रोजी रोटी मिल रहा है और हजार हजार गरीब आदिवासी बच्चे आदमी बन के, आप लोग जैसे आदमी बन के समाज का मुख्य स्रोत में आता है। मैं सपोज शिक्षा प्राप्त नहीं करता तब क्या होता, मैं ठीक है मैं अपने आप जैसे भी जिंदा होता, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ कर पाता क्या? तो शिक्षा प्राप्त होना जरूरी है अपने लिए, समाज के लिए। जी, हम आपको इसके लिए मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि अभी भी हम देखें तो पूरे देश में ऐसे कई जगह हैं जहां पर माँ बाप को लगता है कि अगर मेरा छोटा बच्चा मेरे साथ दुकान पे हेल्प करा दे तो मेरे घर की आमदनी बढ़ेगी। चाइल्ड लेबर के किस्से अभी भी आते हैं। तो हम सबको बतौर समाज समझना होगा कि शिक्षा बहुत अनिवार्य है हमारे बच्चों के लिए। वो तो अभी बहुत अभिभावक उसको समझ लिए हैं, तब भी मोमेंटरी गेन के लिए, क्षणिक गेन जो है, बहुत पिता माता बच्चे को अपना अपना छोटा मोटा काम में लगाते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा मेरा जो अनुभूति है, सब पिता माता बच्चे को जितना भी कष्ट हो उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए। आज जितना भी पैसा कहीं से भी लाएंगे बच्चे का शिक्षा प्राप्त में खर्च करना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट बाद में बहु मल्टीपल होके जी वो पिता माता को देगा। आपने पैसों का जिक्र किया डॉक्टर समांता, तो थोड़ा बताइए फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलता है? जैसे 92-93 में महज 5,000 रुपए के साथ आपने कल्पना की कि मैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, जहां पर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल और इस तरह के कोर्सेज, टेक्निकल एजुकेशन देना चाहते हैं, और फिर KISS जहां पे आपने सोशल साइंसेज, आदिवासी बच्चों। अब अगर मैंने स्केल अप करना है और जनता तक पहुंचना है तो पैसों की जरूरत भी होगी। पैसा तो पहले जरूरत होता है, इसलिए एक आदमी लोग बोलते हैं पैसा आगे चलेंगे तो आदमी पीछे चलेंगे, पैसा बिना तो कभी कुछ हो नहीं सकता है। मेरा एक बहुत संघर्षपूर्ण जीवन है, एक अच्छा उदाहरण है सबके लिए। सच्ची में तो 5,000 रुपये में शुरू किया था किराया मकान में 92-93 में। तो उस टाइम आप लोग देखिए ना बैंक इतना लिबरल था किसको लोन देने के लिए, ना आदमी लोग के पास इतना पैसा था जैसे अभी है। अभी आप किसी को 5,000 रुपये मांगेंगे, वो बोले 50,000 रुपये रखो, बाद में मुझे लौटाना नहीं लौटाना मैं देखूंगा। लेकिन 92-93 में इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, ना बैंक लोग इतना लोन देने के लिए तत्पर हो रहे थे, ना कोई आदमी भी पैसा आपको देंगे उधार। लेकिन तब भी मैं 92 से 95-6 तक हैंड लोन कर रहा था। मेरा जितना जान पहचान है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, सो 95-96 में मेरा एक हैंड लोन 15-16 लाख रुपया हो गया था। तो कोई रास्ता नहीं था उसको रिपेमेंट करने के लिए। सब लोग मांग रहे थे पैसा दो, लौटाओ, पैसा लौटाओ। मैं उन लोग से छुप रहा था। तो एक समय आया मैं जिसमें सिद्धांत लिया जाए और पैसा लौटाना मुश्किल है, मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं आई डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। लेकिन एक बैंक ने उस टाइम हम लोग को लिए आए 25-30 लाख रुपया का एक लोन दिए ऑन आवर फेस वैल्यू, जिसको लेके 10 लाख रुपया में हैंड लोन जिससे लिया था सबको लौटाया और 15-20 लाख रुपया से शुरू किया। फिर कंस्ट्रक्शन काम, कैंपस 1 हम लोग बोलते किट का कैंपस 1, किट का अभी 22-23 कैंपस है। उसका बाद में कभी पीछे देख के लौटा नहीं, काम करते रहा, लोन बैंक से लेते रहे, बच्चे बढ़ते रहे। तो अभी आके पहुंच गया बहुत बड़ा किट, जिसको हम लोग कभी सोचे नहीं थे भगवान ने यहाँ लाके पहुंचाएगा। आज तो इतना बड़ा एम्पायर है, लेकिन आपकी कहानी सुनने के बाद ये पता लग रहा है कि जब कोई सपना हम रखते हैं, जीवन का लक्ष्य, उसे साकार करने में मुश्किलें आएंगी, लेकिन व्यक्ति अपने ऊपर आत्मविश्वास रखे। यू आर वेरी राइट। मुश्किलें बहुत आएंगी, बहुत आएगा मुश्किलें, लेकिन व्यक्ति अपना आत्मविश्वास रखेंगे तो एंड और सब कुछ को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, तब वो मुश्किलें सब आस्ते आस्ते दूर हो एंड आदमी सफलता का शीर्ष में पहुंच जाएंगे, जैसे कीट कीच दोनों संस्था पहुंच गए हैं। लेकिन इस सफलता के लिए आप अपने परिवार का योगदान कैसे देखते हैं? अपनी माता का खासतौर पर योगदान कैसे देखते हैं? क्योंकि उस पल उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। जो आपके 7 भाई बहन थे, उन्होंने कैसे आपको सहयोग दिया? देखिए, माता जी का योगदान सब कुछ है, बिकॉज आज जो भी मैं बना हूँ माता जी का आशीर्वाद है, सब कुछ है। मेरा माता जी और मेरा भाई बहन कोई इसमें कीट किस में योगदान नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए, लेकिन माता जी का आशीर्वाद लेके मैं सब कुछ
करता रहता था। सबसे बड़ा काम माताजी किए हैं, कभी मेरा कोई भी काम में टोके नहीं, मना नहीं किए। और एक बार बोले थे शादी के लिए, मैं जब मना कर दिया जो नहीं मैं काम ही करूंगा, गरीब आदमी लोग के लिए शादी करूंगा नहीं, कभी भी माताजी सेकंड टाइम मुझे जबरदस्ती नहीं किए शादी के लिए। तो आपने शादी ना करने का फैसला क्यों लिया? देखिए, शादी एक ऐसे चीज है, हर व्यक्ति का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खुशी होता है। मेरा जीवन में 50 साल के अंदर कभी खुशी आया नहीं, इसलिए शादी के बाद में कभी सोचा नहीं। जैसे आपको थोड़ा बहुत पता है, जब 5 साल 4 साल उम्र से पिताजी को खोने के बाद हम लोग खाने के लिए नहीं मिला था, संघर्षपूर्ण जीवन कर रहा था मैं 25 साल तक। 25 साल में कीट की 5,000 रुपए में शुरू करके फिर संघर्षपूर्ण जीवन करके मैं 50 साल में पहुंच गया हूं। तो ये 50 साल के अंदर कभी मेरा खुशी का दिन नहीं आया जब मैं शादी के लिए सोचूं, तो मैं शादी नहीं किया। इसमें मुझे कभी पश्चाताप नहीं है, मेरे रिपेंटेंस नहीं है, अनुताप नहीं है। रादर मैं सबसे खुशी व्यक्ति हूं, भाग्यवान व्यक्ति हूं। शादी नहीं किया बोल के मैं समाज के लिए इतना सब कुछ कर पाया। शादी करता तो मैं कभी समाज के लिए कर नहीं पाता, ये भी मैं बोलूंगा। डॉक्टर सामंता, पिछले 2 दशकों से ज्यादा से आप बता रहे थे रोज 18 घंटे आप काम करते हैं किट और केस को लेकर, लेकिन खाली समय मिलता है? खाली समय मुझे प्रैक्टिकली मैं बोलूं तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो व्यक्ति भी देख रहे हैं वो भी विश्वास नहीं करेंगे, मुझे कभी खाली समय बिल्कुल नहीं मिला। इसलिए ना, जब आप को पता है 5,000 रुपये में दोनों संस्था शुरू किया था, और वो अभी कितना बड़ा हो गया है, कितना अच्छा हो गया है। बड़ा ओनली नहीं, कितना अच्छा हो गया है, कितना सुंदर हो गया है, सारा वर्ल्ड इसको प्रेज करते हैं। तो जब दोनों संस्था किराया मकान में शुरू करके यहाँ तक लाना, उड़ीसा जैसे राज्य में कितना कष्ट है, अनुभवी को ही पता होगा। ऊरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो इसलिए मुझे कभी खाली समय नहीं मिला। तब भी आप पूछने के लिए चाहते हैं मेरा हॉबी क्या है, ये क्या है जी। मेरा हॉबी पढ़ाई लिखाई में भी जाता है, ये जो पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ना और टीवी में न्यूज़ देखना, इतने ही मेरा हॉबी होता है। और सब टाइम समाज सेवा में और कोई दुखी का काम में आना, इसी में मेरा पूरा समय जाता है। तो डॉक्टर सामंता, जैसे 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स दोनों इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, क्या आप उन्हें ये भी सलाह देंगे कि वह पढ़ाई लिखाई तो अच्छी करें लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी जाएं? आप कीट की दोनों जो संस्था है उसका देखेंगे वेबसाइट और कुछ बैकग्राउंड जी, उसमें सबसे ज्यादा प्राधान्य हम लोग देते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आप लोग ज्यादा किस के बारे में पूछ रहे हैं, मैं किस का बच्चे के लिए बोलता हूँ। गरीब आदिवासी बच्चे हैं, वहाँ खाना खा के पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, 100% रिजल्ट वो लोग कर रहे हैं। वो लोग IIT, NIT, IIM सब क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ बच्चा ओलंपिक्स पहुंच गया है जी, बच्चा साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स पहुंच गया है, एशियाड कॉमनवेल्थ में भी बच्चा पार्टिसिपेट कर चुके हैं। स्पोर्ट्स एथलीट में बच्चे एक्सेस आगे हैं जी। इस साल भी ड्यूटी चंद, उनका नाम जिक्र ड्यूटी चंद भी हम लोग का किट का ही स्टूडेंट है जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आया। और एक भी बच्चा आदिवासी बच्चा था जिसमें वो आर्चरी में जाने वाला था, प्रोबेबल कैंडिडेट हो गया था, लास्ट मोमेंट में ड्रॉप हो गया। तो इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ओनली स्पोर्ट्स एथलीट नहीं, सब कुछ गाना नाचना जो भी बोलिए, म्यूजिक, डांस, लिटरेरी एक्टिविटी, ऑल सोशल एक्टिविटी, सब कुछ भरपूर है दोनों किट की इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। लेकिन इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन मैनेज करना, ये बताइए डॉक्टर सामंता का लीडरशिप स्टाइल क्या है? डॉक्टर सामंता का लीडरशिप स्टाइल बहुत अच्छा है, इसलिए दोनों संस्था यहाँ तक पहुंचे हैं। दोनों संस्था में है 52,000 बच्चे, कीट में है 27,000 बच्चे, किस में है 25,000 से ज्यादा बच्चे, 52,000 बच्चे, 10,000 स्टाफ। तो इतना अच्छा से चलना, सब कुछ करना, एंड उतना ही मेरा लीडरशिप क्वालिटी है बोल के भगवान ने दिया है लीडरशिप क्वालिटी। मैं ये दोनों संस्था को आज तक इतना अच्छा से, इतना ऊंचा ले पाया हूँ।
से ऐसे संगठन आते हैं, चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो या अन्य संस्थाएं, जो कि नेक इरादे रखते हैं कि हम शिक्षा जन जन तक पहुंचाएं। उनको थोड़ी सफलता भी मिलती है कुछ जिलों तक, लेकिन वो स्केल अप करने में जब जाते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। सुनिए, इसका राज है, मैं जितना किया हूं, नो सेल्फ इंटरेस्ट, नो पर्सनल एजेंडा। मेरा कुछ पर्सनल एजेंडा नहीं है, मैं पूरा अपना जीवन को समर्पित किया हूं। मेरा कुछ भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। कुर्बानी देनी पड़ती है लीडर को। नहीं, कुर्बानी नहीं, सब कुछ को छोड़ना पड़ती है। कुर्बानी मैंने अपना जो मोह माया है उसको त्याग करना पड़ता है। अब तक जो सफलता मिली पिछले 2 दशकों में, उससे हमने 52,000 स्टूडेंट्स तक तो हम पहुंच गए, लेकिन मांग तो बहुत है, बहुत लोगों तक अभी शिक्षा पहुंचानी है। क्या सपना है? देखिए, मैं तो अकेला इतना कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा सपना है जब मैं सामाजिक काम में अपने आप को पूरा समर्पित किया हूँ, नियोजित किया हूँ, आगामी दिन में भी ये जो कीस है गरीब बच्चे का संस्था, वो सब जिला में खोलने के प्रयास अभी शुरू किया हूँ। हर राज्य में एक एक इसका ब्रांच, कीस का ब्रांच गरीब बच्चे के लिए खोलने के प्रयास शुरू किया हूँ। तो इसी काम में मेरा लास्ट जीवन तक खत्म हो जाएगा। आप लाइफ स्किल्स पे भी जोर देते हैं कि जैसा हम देखते हैं कई बार बच्चे तनाव में आ जाते हैं। आपने जैसे खुदकुशी का जिक्र किया, बहुत दुख होता है जब कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। तो क्या लाइफ स्किल्स में स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे? हम लोग लाइफ स्किल एजुकेशन बहुत अच्छा से वहाँ करते हैं कीस में। आपको सुन के खुशी लगेगा, लाइफ स्किल एजुकेशन में कीस इज दी एपिटोम, शीर्ष में पहुंच गया है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस फॉर पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए ने लाइफ स्किल एजुकेशन कीस का साथ मिलके उड़ीसा राज्य के लिए 6 साल हो गया कर रहे हैं, और वो सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। सो लाइफ स्किल एजुकेशन बच्चे को हम लोग बहुत सिखाते हैं, वो बच्चे जाके अपना गांव में सिखाते हैं। कलरी बैंक जो कि कटक में है, इस गांव को आपने स्मार्ट गांव बना दिया है। देखिए, कलरा बैंक है इसका नाम। एक छोटा से मफसल गांव है जहां पर मेरा जन्मभूमि है। तो कलरा बैंक जो गांव है कटक जिला उड़ीसा में, उसको मैं 2000 मसीहा से मॉडल विलेज करने का प्रयास शुरू किया। उसमें मेरा माताजी का इंस्पिरेशन था जे ये गांव का डेवलप करो। तो वहाँ पर मॉडल विलेज करने जाके वहाँ पर एक वर्नाकुलर फुली रेजिडेंशियल स्कूल, फुली रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके बाद उसमें डिस्पेंसरी, रोड, स्ट्रीट लाइट, सब कुछ किया हूँ। बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस आउटपोस्ट, ड्रिंकिंग वाटर, एवरीथिंग पूरा किया हूँ। उसको 2005-06 में उस टाइम गवर्नर थे स्वर्गत रामेश्वर ठाकुर, उसको उद्घाटन किए थे एज ए मॉडल विलेज। उसके बाद अभी 2015-16 में एंटर मॉडल विलेज को मैं स्मार्ट विलेज में कन्वर्ट किया हूँ। स्मार्ट विलेज मैंने वहाँ फुल्ली वाईफाई सिस्टम है गांव में, फुल्ली सोलर एनर्जी है, और जो डिस्पेंसरी है 100 बेडेड, वहाँ टेलीमेडिसिन सेंटर का फैसिलिटीज है। अच्छा। तो जब वाईफाई सोलर एनर्जी हो जाता है, इसको स्मार्ट विलेज बोलते हैं। क्या और मांग है गांव में जमीनी स्तर पर, जहां पर आपको लगता है कि और लोग आए, पार्टनरशिप्स हो, कोलैबोरेशंस हो, यहाँ पर अभी और काम करना जरूरी है? अब देखिए, अभी तो गांव में सब कुछ करना है। गांव में कोई, मैंने मैक्सिमम गांव में, हम लोग का गांव प्रधान देश है, मैक्सिमम आदमी 80% आदमी गांव में रहते हैं। गांव में तो अभी करने के लिए, युवा के लिए बहुत कुछ सुजग है, लेकिन युवक लोग भी है गांव में तो रहने के लिए नहीं चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कैसे शहर भाग आएंगे। तो गांव का डेवलप होगा तो जो भी यूथ है वो गांव में रहने के लिए पसंद करेंगे एंड शहर में जाना आना करेंगे। जी, तो चलते चलते बताइए, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट किए किट से या किस से, और अब तो बहुत बड़ा एलुमनी नेटवर्क हो गया, तो वो मिलकर और योगदान देते हैं कि संस्थानों को आगे ले जाएं? नहीं, वो लोग बहुत योगदान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन लोग को पता है जी किट जितना आगे बढ़ेगा, किस जितना आगे बढ़ेगा, उन लोग का सम्मान भी उतना आगे बढ़ेगा, बिकॉज इट इज देयर अल्मा मैटर। यस। तो चलिए, इस अल्मा मैटर को आप यूं ही आगे बढ़ाते रहें। और आज अपने जीवन और सफर पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर समंता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।